Hi everyone, welcome back to another video. I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about pulmonary embolism. Uh, let's get start with the session. What is pulmonary embolism? तो फर्स्टली जो एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो जो हमने CVA पे डिस्कस करी थी, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या उसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं। तो उसमें मैंने डिफरेंशिएट किया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म। तो आप एक बार उसको देख लेना अगर आपको क्लियर नहीं है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पल्मनरी एम्बोलिज्म। पल्मनरी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लंग्स एंड एम्बोलिज्म इज अ मूविंग क्लॉट। ओके, सो व्हाट इज पल्मनरी एम्बोलिज्म? ये एक एक्यूट कंडीशन है एंड एक्यूट है, शॉर्ट टर्म के लिए है, बट इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एंड जो मेनली कॉज होती है इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन पल्मनरी आर्टरी एंड maybe there is one pulmonary artery and multiple pulmonary arteries can involved in this. Okay, so अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है पल्मनरी आर्टरी में, मल्टीपल पल्मनरी आर्टरीज में या एक सिंगल पर्टिकुलर पल्मनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी भी वजह से, लाइक देयर इज एनी क्लोट, देयर इज एनी थ्रोम्बस, देयर इज एनी एम्बोलिज्म, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पल्मनरी एम्बोलिज्म इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन पल्मनरी आर्टरी। सो मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन कैसे होती है? इट या मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एनी थ्रोम्बस जो कि ओरिजिनेट हुआ है डीप वेन से। डीप वेन जो लोअर लिम्स में हमारी डीप वेन्स होती हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो हो जाता है लोअर लिम्स में, अगर पेशेंट लाइक आईसीयू में है, बेड रेस्ट पे है, उसको 15 डेज हो गए, मोर देन 15 डेज हो गए हैं, कोई लाइक वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है अपनी लोअर लिम्स की, तो मेनली उस वजह से हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इंटरप्ट हो गई है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इस वजह से वो ब्लड वहाँ पे क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोट होने की वजह से वो वहाँ पे थ्रोम्बस बना देता है और वो थ्रोम्बस अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो थ्रोम्बस क्या करता है, पल्मनरी एम्बोलिज्म क्रिएट कर देता है, वो मूव कर कर जाता है ब्लड फ्लो के थ्रू लंग्स की टुवर्ड्स लंग्स एंड इट कैन कॉज पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो इसलिए हम उन पेशेंट्स को डीवीटी स्टॉकिंग्स जो रहती हैं, डीवीटी पंप जो होते हैं, वो हम उनको लगा के रखते हैं ताकि फिर वो डीवीटी पंप क्या करते हैं, लाइक एवरी हाफ मिनट और एवरी मिनट वो पंप करता रहता है, लाइक एक काइंड ऑफ मसाज वो लोअर लिम्स को देता है ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पे होता रहे। ठीक है, ब्लड फ्लो होता रहे जिस वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस ना बन पाए और वो थ्रोम्बस एम्बोलिज्म में लीड ना करे। ठीक है, एंड what are the etiological factors and we can say what is the etiology causes क्या है पल्मनरी एम्बोलिज्म होने के? तो एज आई सेड कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वही डीवीटी अगर हो रहा है, फेमोरल में हो रहा है, पॉप्लिटियल आर्टरीज में हो रहा है, इलियक वेन्स में हो रहा है, पॉप्लिटियल आर्टरी की साइट क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। एंड हम कब लाइक पॉप्लिटियल आर्टरी से पल्स कब चेक करते हैं, किन किन कंडीशंस में हम पॉप्लिटियल आर्टरी से पल्स को मेज़र करते हैं और ये कहाँ पे होती है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज्ड पल्मनरी ऑकुलर रेजिस्टेंस एंड राइट वेंट्रिकुलर में अगर हमने सेंट्रल वेनस कैथेटर डाला है तो हमें पता है जब हम ईजेवी, नॉट ईजेवी, आईजीवी, आईजीवी, जब इंट्राजुगुलर वेन में, एक एक्स्ट्रा जुगुलर वेन में हम कैथेटर डालते हैं, लाइक अगर पेरिफेरल में कैनुला की साइट नहीं मिल रही है, वेन्स प्रोमिनेंट नहीं है, तो हम ईजेवी के लिए जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए और हमें कोई आइनोट्रॉप्स चलाने हैं पेशेंट को, या कोई भी लाइक हीमोडाइनमिकली स्टेबल करना है पेशेंट को, नॉरेट चलाना है,
एरिया चलाना है, वेज़ोप्रेसिन चलाना है, तो हम पेशेंट को मेनली हम या तो ईजेवी डालते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें पता है कि पेशेंट ज़्यादा सिक है, क्रिटिकल है, तो हम उसको आईजेवी डाल देते हैं। इंटरनल जुगुलर वेन में एक कैथेटर, सेंट्रल कैथेटर डाल देते हैं। उसके थ्रू फिर हम जो भी मेडिकेशंस हैं वो वहाँ से हम पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो जो कैथेटर है वहाँ पे जैसे एयर किसी भी वजह से, लाइक आईवी आईवी क्या कहते हैं, आईवी लाइन अगर हमने उसकी प्राइमिंग नहीं करी है अच्छे से, तो एयर एम्बोलिज्म बन जाता है। एयर अगर चली गई है तो वो राइट वेंट्रिकुलर में एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन वहाँ पे बन जाती है, और वो भी फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्रिएट हो जाता है। लाइक वो एयर एम्बोलिज्म जब लंग्स में चला गया तो वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, क्योंकि एम्बोलिज्म डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एम्बोलिज्म एक ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, प्लेक फॉर्मेशन भी हो सकती है, फैट भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्यूमर एम्बोलाई। अगर मैलिग्नेंसी है तो कोई ट्यूमर का पार्ट, कोई छोटा सा ट्यूमर का मास अगर एम्बोलिज्म में क्रिएट हो गया है तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देगा। या वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वी हैव पैथोफिजियोलॉजी। Next, here we have pathophysiology. I think we should हाईलाइट, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन सी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वी हैव पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट हम देखेंगे क्या होता है, लाइक कैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनता है, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। तो पहले तो अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है लंग्स, पल्मोनरी ब्लड फ्लो में, ठीक है, लंग्स में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो मैकेनिज्म अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है लंग्स ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट any kind of obstruction. Then next we have increased pulmonary vascular resistance. Okay, pulmonary vessels जो हैं वहाँ पे obviously कोई obstruction है जिस वजह से वहाँ पे resistance वहाँ वहाँ increase हो गया है। Next we have राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ओवरलोड। अगेन यहाँ पे अगर राइट वेंट्रिकुलर है वहाँ पे प्रेशर ओवरलोड हो गया है। नेक्स्ट वी हैव ट्यूमर एम्बुलाई, एज आई सेड। देन वी हैव सेप्टिक एम्बुलाई, आईवी ड्रग यूज, इन्फेक्शन, इस वजह से कुछ कोई सेप्टिक, कोई इन्फेक्शियस एम्बुलस अगर बन गया है वहाँ पे। देन यहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट है, that massive pulmonary embolism कैन रिजल्ट इन, एक तो एक्यूट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर वहाँ पे हो सकता है, कार्डियोजेनिक शोक हो सकता है, एंड सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिस्क फैक्टर्स। सो विच ऑज ट्राइड के थ्रू हम यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑज ट्राइड किस कंडीशन में फॉलो होता है, ठीक है, किस कंडीशन के रिस्क फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए विच ऑस ट्रायड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो वेनस स्टेसिस हो गई है कि प्रोलॉन्ग्ड, वही हमने पहले देखा कि अगर आईसीयू स्टे है, पेशेंट में बेड रेस्ट पे है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, इंटरप्ट हो गया है किसी वजह से, तो वहाँ पे वेनस स्टेसिस हो जाती है। एंडोथीलियल इंजरी अगर हुई है, कोई सर्जरी है, ट्रॉमा है। नेक्स्ट डी डाइमर टेस्ट हम करते हैं, तो उसमें डी डाइमर टेस्ट से वही ऑब्स्ट्रक्शन का पता चल जाता है मेनली। नेक्स्ट वी हैव हाइपर कोएगुबिलिटी है, अगर प्रेगनेंसी, मैलिग्नेंसी, या हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं, थ्रोम्बोफिलिया जैसी कंडीशन है, स्मोकिंग अगर कर रहा है, तो इससे पेशेंट में हाइपर कोएगुलेबिलिटी वाले सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स वहाँ पे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव या massive pulmonary embolism may progress to chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Okay,
तो ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी में सडन ऑनसेट ऑफ डिजनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, टैकीपीनिया हो जाएगा, रेस्पिरेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा बट दैट रिलेट टू प्लूरा लाइक लंग्स। ओके, हीमोप्टाइसिस होगा, कफिंग अगर करेगा पेशेंट तो उसमें ब्लड आएगा, स्पिट करेगा उसमें ब्लड आएगा इन लार्ज अमाउंट। कार्डियोवेस्कुलर में क्या चेंजेस आएंगे, उसमें क्या रहेगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को, हाइपोटेंशन हो जाएगा अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, सिंकोप हो जाएगा पेशेंट, ड्राउजी, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा वहाँ पे। देन वी हैव डायग्नोसिस, वी हैव हाउ टू इवेलुएट द कंडीशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस में सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी हम करवाएंगे। ठीक है, एक सीटी स्कैन करवाएंगे जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट देंगे पेशेंट को, और लंग्स में हम देखेंगे जो भी हमारी लाइक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है लंग्स का, वेन्स है, आर्टरीज हैं, वहाँ पे कहाँ ब्लॉकेज आई है। लाइक हम हार्ट के लिए सीएजी करते हैं, कॉर्नरी आर्टरी एंजियोग्राफी ब्लॉकेज देखने के लिए, और लंग्स में हम सीटीपीए करेंगे। या तो हम वीक्यू स्कैन करेंगे अगर सीटीपीए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर हम पेशेंट को, सीटीपीए कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होगा, अगर हम किसी भी कंडीशन की वजह से पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उसका आरएफटी अगर थोड़ा सा डी अरेंज है तो हम वीक्यू स्कैन करवाते हैं, इन विच वी कैन जनरली टेक अ पिक्चर ऑफ लंग्स सो दैट वी कैन मेजर द एयर फ्लो एंड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लंग्स, कि वो अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इमीडिएटली हम क्या करेंगे, सबसे पहले O2 थेरेपी देंगे पेशेंट को हम, क्योंकि लंग्स वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो लंग्स गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से बॉडी में भी हाइपोक्सिया हो रहा है, सेचुरेशन कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम जितना हो सके पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, हीमोडायनेमिकली पेशेंट को स्टेबल करेंगे, हिपैरिन देंगे वहाँ पे, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देंगे, लाइक क्लेक्सिन जो आता है, इनोप्रेक्सिन जो आता है हमारे पास वो देंगे, और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देंगे। थ्रोम्बोलाइसिस करवाएंगे हम पेशेंट को अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है वहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव की क्लिनिकल इंसाइट क्या है, अगर इफ एनी पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड सडन डिज्निया, टैकीकार्डिया और चेस्ट पेन, स्पेशली डीवीटी जिसका रिस्क फैक्टर रहता है, उसको हमने अर्जेंटली इवेलुएट करना है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक। या आज हमने ये डिस्कस किया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता देना, मुझे पूछ लेना जो भी डाउट रहेगा, और इसमें हम थोड़ा सा इस पिक्चर को अगर विजुअलाइज करें देन वी कैन सी हियर, सी ये लंग्स हैं, इसकी आर्टरीज हैं, और यहाँ पे ये एम्बोलिज्म फॉर्म हुआ है, तो ये ब्लड फ्लो को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, हियर वी कैन सी। So yeah, this is all about today's topic. Bye bye, take care. और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछना। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, और ऐसे ही न्यू न्यू टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। बाय बाय।